आज ही के दिन आश्विन शुक्ल दशमी विजयादशमी 27 सितंबर 1925 को स्थान था डॉक्टर हेडगेवार जी का निवास। मुश्किल से 10-15 लोग थे और संघ की स्थापना की गई। यह गंगोत्री डॉक्टर साहब के निवास से हिंदुत्व की गंगोत्री उनसे उद्भूत हुई, वहां से प्रारंभ हुआ है। जब मैं संघ के 100 वर्ष की यात्रा को देखता हूं तो मैं इसको 25-25 वर्ष के कालखंड में नहीं बांटता। कारण क्या कि शुरुआती अलग अलग जो लोग सरसंघ चालक थे उनके व्यक्तित्व के हिसाब से इस यात्रा पर प्रभाव पड़ा है। जैसे डॉक्टर साहब मेरी दृष्टि में 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ संगठन करता थे, बहुत कुशल संगठन करता थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 6, 7, 10, 15 लोगों को साथ लेकर उन्होंने यह यात्रा शुरू की थी। 10-15 लोग, और शुरू में लोगों ने उपेक्षा किया, खिल्ली भी उड़ाई। जब हिंदुत्व की बात करते थे, जब जागरण की बात करते थे तो लोग इसको मजाक का विषय बनाते थे। अब सोचिए उनका स्वप्न, हिंदू जागरण का लक्ष्य लेकर चले थे, हिंदू संगठन का लक्ष्य लेकर चले थे। उनका स्वप्न आज ये विराट वटवृक्ष बन चुका है। ये संसार का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। ये इसकी अभी मार्च में जो आंकड़े आए थे 84,100 कुछ इसकी शाखाएं हैं और 1 करोड़ से ऊपर स्वयंसेवक है। अनुषांगिक संगठनों को जोड़ेंगे तो 10 करोड़ के आसपास है संख्या है। तो डॉक्टर साहब ने शुरुआत की थी, उस समय तो मासिक बैठकें होती थी कुछ समय तक, उसके बाद साप्ताहिक हुई, फिर दैनिक पर आ गया, 6 दिन लगता था। बाद में बाला साहब देवरस जी ने 7 दिन करवाया, कहा नहीं राष्ट्र कार्य है, ये 7 दिन होना चाहिए। अब थोड़ी सी पृष्ठभूमि कि क्या ऐसे हालात थे कि डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब तो कांग्रेस में थे, वो तो विदर्भ कांग्रेस के सचिव थे, और 1920 में दिसंबर में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, दिसंबर में गांधी भी थे उस अधिवेशन में। उस अधिवेशन में वो पूरे व्यवस्थापक थे। बड़ी 3000 कार्यकर्ताओं को लेकर बहुत शानदार ढंग से उन्होंने उसका आयोजन, सफल आयोजन किया था डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब 1928 तक कांग्रेस में थे, 1928 में छोड़ा। उसके पहले अनुशीलन समिति, क्रांतिकारी संगठन उसमें थे। वो तिलक से भी मिलने चले गए थे। यहाँ पर आपकी पांडिचेरी में अरविंदो घोष से मिलने गए, उनकी क्रांतिकारियों से भी जुड़े। अब विविध क्षेत्रों में कार्य करने के उपरांत उनके मन में क्यों उठा कि ये रास्ता सबसे अच्छा होगा, ये सबसे जरूरी कार्य है। उसका कारण है उसमें 2 ऐसी घटनाएं घटी थी। एक तो 1919 में खिलाफत, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, मुझे मालूम है 15-20 मिनट का ही है। तो एक तो 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुआ। खिलाफत क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने टर्की का जो खलीफा था, सुल्तान था, खिलाफत को उन्होंने समाप्त कर दिया। तो खलीफा जो होता है मतलब कि लीडर, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, उसको ये कह सकते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड का राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख होता है। पूरा विश्व जहां जहां मुसलमान हो उनका वो सर्वोच्च लीडर है खलीफा। तो अंग्रेजों ने उसको भंग कर दिया, कहा नहीं उन लोग खलीफा। तो इसको लेकर यहाँ भारत में आंदोलन हुआ, उसकी पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन हुआ। लखनऊ में स्थापित किया था अली ब्रदर्स में, और गांधी जी उस खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, महात्मा गांधी जिनका आज जन्मदिन भी है 2 अक्टूबर है, उस खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे। उसके लिए फंड के लिए वो पूरे देश में घूमे। ठीक है, खिलाफत के लिए कर रहे थे, कोई बात नहीं, कांग्रेस उनके पक्ष में नहीं थी। 1921 सितंबर में मालाबार केरल में मोपला कांड हो गया। मोपला कांड आप लोगों ने सुना होगा। मोपला मुसलमान है, तो वहाँ के जागीरदारों ने खेती बाड़ी करने के लिए उनको रखा था, तो खिलाफत में वो बहुत सक्रिय थे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया और 10,000 हिंदुओं को मार दिया। आप कल्पना कीजिए गांधी का वक्तव्य क्या था, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनका वक्तव्य क्या था। आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम हिंदू अपने मुस्लिम भाइयों का नहीं ध्यान रख पाए, इस कारण से असंतोष बढ़ा, ये कांड हुआ। हमारा दायित्व है, हम संख्या में ज़्यादा हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखें, उनका विश्वास जीते।
मतलब उनको ब्लेम नहीं किया, उल्टे उन्होंने हिंदुओं को ब्लेम किया कि हम उनका ध्यान नहीं रख पाए, इस कारण ये हुआ। डॉक्टर साहब बहुत क्षुब्ध थे। उसी समय सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी थी, मोपला कांड, बहुत कम चर्चित है, बहुत कम लोग जानते हैं। मोपला कांड, हमें उससे क्या, इसकी टाइटल में ही सब कुछ आ गया। मोपला कांड, हमें उससे क्या, मतलब वहां पर 10,000 हिंदू मारे गए, हमको कोई मतलब नहीं भारत के हिंदुओं को। और वो टर्की का खलीफा, टर्की कहाँ है, भारत का क्या लेना देना, उसके लिए पूरे देश में तांडव मचा रहे हैं। ये अंतर था दृष्टिकोण का, वो टर्की के खलीफा के लिए उपद्रव कर रहे हैं, और यहाँ मोपला में 10,000 हिंदू काट दिए गए, किसी कोई फर्क नहीं पड़ा किसी लीडर को। इससे बड़े व्यथित थे डॉक्टर साहब। उसी समय रत्नागिरी जेल से वीर सावरकर की पुस्तक आई, बहुत चर्चित पुस्तक, वो सभी लोग जानते हैं, हिंदुत्व, एक तरह से शोध ग्रंथ थे हिंदुत्व पर। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुत्व पर एक व्यवस्थित ग्रंथ दिया। विचार तो पहले आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार आए हैं, स्वामी ने भी, विवेकानंद जी ने भी हिंदुत्व पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजों को रखा है, लेकिन सावरकर ने पॉलिटिकल जो एंगल था उन्होंने उस तरह से प्रस्तुत किया है। पूर्ण भूमि, मातृभूमि, प्रतिभूमि, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, विस्तृत हो जाएगा। उस पुस्तक को पढ़ा था डॉक्टर साहब ने, वो पुस्तक इनके हाथ में, और 24 में रत्नागिरी भी गए। उस समय छूट चुके थे सावरकर जी, और अपने घर पर थे, नजरबंद थे, वहां मुलाकात किया, आशीर्वाद लिया। ये सब परिस्थितियां थी। हिंदू विरोधी जिनको आप राष्ट्रपिता कहते हैं, वो भी ज्यादा मतलब नहीं था। हिंदुओं के समर्थन से वो सर्वोच्च नेता बन चुके थे, लेकिन उनको भी ज्यादा मतलब नहीं था। इन परिस्थितियों में उनको लगा कि हिंदुओं को जागृत करना और संगठित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, अन्यथा ये राजनीतिक आजादी मिल गई, अंग्रेज चले गए, तो फिर हम समस्या में फंसेंगे। संघ की स्थापना की, हिंदुत्व, हिंदुओं का जागरण और हिंदुओं का संगठन, ये मेन उद्देश्य था। डॉक्टर साहब का पीरियड आप कल्पना कर सकते हैं। आज तो संघ में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, सीधे स्वयं सेवक हैं, अनुसांगिक संगठनों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। भाजपा भी एक फ्रंट लाइन पॉलिटिकल विंग है, भाजपा फ्रंट लाइन पॉलिटिकल विंग है। संघ ने स्थापित कराया था जनसंघ को, और बाद में वही जनसंघ इसमें शामिल हुआ आपके जनता दल में, और जनता दल से हटने के बाद वही भारतीय 6 अप्रैल 80 को भारतीय जनता पार्टी बन गया था। तो ये राजनीतिक यात्रा है। तो डॉक्टर साहब ने 10-15 लोगों से शुरुआत की, और 21 जून 1940 को उस महानायक ने, हिंदुत्व के उस ग्रेट हीरो ने जब शरीर छोड़ा है, उस समय आपका संघ करीब 8-10 राज्यों में फैल चुका था। 1931 में वो इंदौर भी आए थे, 1 महीना इंदौर रहे। सितंबर 1931 में इंदौर आए थे, इंदौर में शाखा शुरू की थी। खंडवा भी गए थे। 1931 में काशी भी गए थे, वहाँ 2 शाखा, बीएचयू में 1 शाखा खोली, 1 शाखा और सिटी में खोली थी। तो इस तरह उन्होंने जगह, पूरा जीवन उनका, जबकि अंतिम जो उनके 3-4 साल हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं थे, फिर भी उन्होंने लगातार यात्रा की। अच्छा, ये कहा जाता है कि उन्होंने संघ को इसमें राजनीति में शामिल नहीं होने दिया, या फ्रीडम स्ट्रगल में, एक गलत धारणा है। डॉक्टर साहब ने सिर्फ गणवेश और ध्वज का उपयोग नहीं होने दिया है। डॉक्टर साहब स्वयं प्रथम जो आपका असहयोग आंदोलन था, उसमें 1 साल के लिए जेल गए थे। 1921-22 में डॉक्टर हेडगेवार, जो संघ के संस्थापक हैं, 1 साल के लिए जेल थे, सश्रम कारावास हुआ था, राजद्रोह का आरोप लगा था। और 1930-31 में 9 महीने के लिए जंगल सत्याग्रह में फिर गए थे। उस समय उन्होंने सरसंघ चालक का पद छोड़ा था 9 माह के लिए, डॉक्टर परांजपे को दिया था। तो उद्देश्य ये था, गणवेश का उपयोग नहीं करना था उनको। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें इसका कारण था कि अभी नया कोपल था, नया पौधा डेवलप हो रहा था। वो नहीं चाहते थे कि किसी परेशानी में पड़े और हमारी जो यात्रा है हिंदुत्व जागरण की, वो बाधित हो। तो संघ के स्वयंसेवक यहाँ संस्कारित होकर के समाज के कार्यों में, राष्ट्रीय आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे। ये झूठ फैलाया जाता है, 100% झूठ है। इवन 1942 में बता रहा हूँ, गुरुजी कहते हैं लोग कि 1942 के आंदोलन में बहुत बड़ा आरोप लगता है, गुरुजी ने रोक दिया। गुरुजी ने ये कहा था कि हमको सीधे
मतलब संघ के रूप में नहीं जाना है। स्वयंसेवक तो बहुत सारे मारे गए हैं भाई, जेलों में गए हैं। अब चूंकि संघ के स्वयंसेवक आज भी अनामिका है, इसमें संघ में अनामिका मतलब नाम नहीं देना। आज भी संघ के स्वयंसेवक बिना गणवेश के समाज में कार्य करते रहते हैं, बहुत सारे हैं तमाम अनुसांगिक संगठनों में। लोगों को पता भी नहीं चलता कि संघ से जुड़ा आदमी है, वो प्रचारक है। कम से कम 50 से ऊपर अनुसांगिक संगठन है जिसमें कार्य कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं लगता। उसी तरह राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे स्वयंसेवक लगातार सक्रिय रहे, लेकिन गणवेश में थे नहीं, कोई टोपी कैप लगा तो गए नहीं थे, न तो निकर पहनी थी, तो लोगों को पता कम। सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम सामने आया जो लोग मारे शहीद हुए हैं। तो ये पूरी तरह गलत धारणा बनाई गई है, गलत परसेप्शन है कि 42 में या अन्य आंदोलनों में संघ की भागीदारी नहीं थी, बहुत सक्रिय भागीदारी थी, बल्कि अधिक थी मेरा मानना है। क्योंकि संघ के स्वयंसेवक डॉक्टर हेडगेवार खुद 28 तक संघ में थे, इसमें कांग्रेस में थे। 38 में जब कांग्रेस ने संघ पर कांग्रेस में स्वयंसेवकों को कांग्रेस में शामिल होने से रोका सर्कुलर से, तब तक कांग्रेस में संघ के स्वयंसेवक पदाधिकारी होते थे, हिंदू महासभा भी होते थे। मैं मजाक नहीं, साक्ष्य है इसका। हिंदू महासभा भी रहते थे और कांग्रेस में भी रहते थे, पदाधिकारी होते थे, कई तो पदों पर रहे अच्छे, और उनके आपस में बहुत मैत्री भाव भी था। यह है कि गणवेश और ध्वज का उपयोग नहीं होने दिया है, इसीलिए लोग जानबूझ करके बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन से संघ ने दूरी रखी। राष्ट्रीय आंदोलन में ध्वज का उपयोग नहीं किया है, गणवेश का उपयोग नहीं किया है। आप सबसे बड़ा प्रमाण समझ लीजिए कि 1930 में डॉक्टर हेडगेवार ने सरसंघ चालक का पद छोड़ करके फिर आंदोलन में हिस्सा लिया था, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। गुरुजी का पीरियड में देखता हूँ 1940 में 21 जून 1941 से 5 जून 1973, ये गुरुजी का सबसे बड़ा काल पीरियड है, 33 वर्ष लगभग, और सबसे कम एज में वो बने थे, 34 साल की उम्र में। तो गुरुजी का पीरियड है, उसमें संघ का विस्तार हुआ, सुदृढ़ीकरण हुआ। गुरुजी ने 33 वर्षों में 66 बार पूरे देश की यात्रा की है। एक बार किसी ने पूछा था कि ये आपका निवास कहाँ है, तो उन्होंने कहा था रेल का डिब्बा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शख्स लगातार भ्रमण करते रहे। क्या कर रहे थे? लोगों से को जोड़ना, नई नई जगह पर शाखा खोलना, नए नए लोगों से मिलना, हर वर्ग के लोगों से मिलना। उन्हीं के पीरियड में तमाम अनुसांगिक संगठन भी बने, विश्व हिंदू परिषद से लेकर भारतीय मजदूर संघ, तमाम 20 संगठन उस समय खड़े हुए। उसके पीछे यही था कि हर संगठन में अपने लोग पहुंचे, ये ध्येय था। तो संघ का खूब विस्तार हुआ। गुरुजी के पीरियड में संघ के लिए आपातकाल भी आया। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई और उस समय गुरुजी मद्रास में थे, आज का चेन्नई। तो गुरुजी ने वहीं से तार टेलीग्राम के माध्यम से गांधी जी के पुत्र जवाहरलाल नेहरू जी को और सरदार पटेल जी को टेलीग्राम से शोक संदेश भेजा और तुरंत नागपुर पहुंचे। वो जानते थे कि संकट काल है ये। वहां पहुंचे 4 फरवरी 1948 को संघ पर प्रतिबंध लग गया और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुजी के निवास पर लोगों ने हमला करने का प्रयास किया। कई स्वयंसेवक पहुंचे रक्षा के लिए। गुरुजी ने कहा नहीं, ऐसा मत करो। उनका चर्चित वक्तव्य है, बोले हमारे ही अपने लोग हैं, अगर हम पर हमला भी करते तो हम सामना करेंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे, हम इन पर हमला नहीं करेंगे। तो उनकी सोच ये थी कि हमारे लोग हैं, हमको चूंकि हमको इनकी सेवा करनी है, अपने को जागृत करना है, तो इनके खिलाफ कुछ नहीं करना है। जबकि स्वयंसेवक तैयार थे प्रतिरोध के लिए। खैर गुरुजी गिरफ्तार हो जाते हैं। 4 फरवरी से 48 से लेकर 11 जुलाई 1949 ये प्रतिबंध की अवधि है। गुरुजी 4 फरवरी 1948, गांधी की हत्या 30 जनवरी को हुई थी, तो 4 फरवरी 1948 को प्रतिबंध लगा है और 11 जुलाई 1949 को प्रतिबंध हटा है। गुरुजी शुरू में नागपुर जेल, फिर मंडला जेल, फिर लास्ट में बैतूल जेल। जेल में ही संघ का कॉन्स्टिट्यूशन बना, बाहर बना कर लाया, उनसे सिग्नेचर कराया गया और उन लोगों की आपत्ति थी कि संघ का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना और वो संविधान पर हस्ताक्षर किए। गुरुजी ने पत्र लिखा, फिर प्रतिबंध हटा है। फिर 13 जुलाई 1949 को गुरुजी जेल से बाहर आए हैं।
उस समय देखा जाए तो 1948 से 1952 का जो काल था, संघ के लिए मैं मानता हूँ अवसाद का काल है। लोग सिर्फ 1-1.5 साल का पीरियड देखते हैं, प्रतिबंध वाला, 4 फरवरी 1948 से 11 जुलाई वो वाला 49 वाला, लेकिन मैं उसको 52 तक खींचता हूँ। कारण क्या था? 52 में चुनाव हुआ, प्रथम आम चुनाव। तो हमारे संघ के कई प्रचारकों ने रुचि ली कि हम चुनाव में उतरे भी। गुरुजी ने मना किया था कि सीधे राजनीति में मत जाओ, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं कि हम बहुत क्लियर थे, उनका विजन बहुत क्लियर था। और वही हुआ, नहीं माने लोग, चुनाव में उतरे। 2 लोग जीते थे, पंजाब में 1-2 लोग विधानसभा में जीते थे, केंद्र स्तर पर 2 लोग जीते थे। बड़ी निराशा, उनको लगा था कि हम तो पंजाब में सरकार बना लेंगे और वहाँ भी अच्छी खासी संख्या में आएंगे, तो निराशा। उस समय बहुत सारे लोग, मैं उसको बड़ा बेलाक तौर मैं उसको स्पष्ट बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए संघ। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही होगी, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। उनमें कुछ वापस भी आए बाद में, लेकिन ये एक सेटबैक था। लेकिन गुरुजी ने संघ को पुनः खड़ा किया, बल्कि विस्तार दिया, पहले से अधिक शक्तिशाली बनाया। स्थिति आई कि गुरुजी 1973 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा है, उस समय संघ को एक बड़ी शक्ति, भारत की एक शक्ति बना दी थी। उनके संघ को वैचारिक आधार पे दिया, सुदृढ़ीकरण किया, विस्तार किया, भारत के अधिकांश राज्यों में पहुंचा दिया था, साउथ तक पहुंचा दिया था, मद्रास उद्रास सब संघ पहुंच चुका था, सिंध, पंजाब। इवन जब डायरेक्ट एक्शन वाला पीरियड था, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, 46 वाला, 16 अगस्त 46, और उसके बाद जो मारकाट मचा था, उसमें स्पष्ट उनके निर्देश थे कि जो हिंदू महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी रक्षा करो और उनकी सहायता करो। तो संघ के स्वयंसेवकों ने पूरा संरक्षण किया था। उसी पर गांधी ने जब 7 सितंबर 1946 को गांधी जी ने बुलाया था, गुरुजी को मिले थे दिल्ली में, बिरला हाउस में, तो उन्होंने कहा था गुरुजी से कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। गुरुजी ने कहा यह सच नहीं है, लेकिन बापू हम आपकी तरह अहिंसावादी भी नहीं हैं, हम अब प्रतिरोध करते हैं, अपनी रक्षा के लिए प्रतिरोध भी हमारे स्वयंसेवक करते हैं, ये सही है, हम शुद्ध अहिंसावादी आपकी तरह नहीं है, लेकिन हमारे हाथ खून से रंगे नहीं हैं, हम अपनी रक्षा के लिए प्रतिरोध कर सकते हैं। ये चर्चा हुई थी। तो अब गुरुजी की यात्रा के बाद मैं देखता हूं कि 1973 जब बाला साहब देवरस जी का काल आया, 21 साल इनका रहा गुरुजी के बाद, बड़ा कालखंड। और वर्तमान जो अपने मोहन भागवत जी हैं, ये 2009 से इनका चल रहा है। तो ये देखा जाए तो ये मुझे लगता है, अभी इनके बाद गुरुजी के बाद बाला साहब देवरस और अभी ये मोहन भागवत जी। तो बाला साहब देवरस के पीरियड में 2 चीज़ें बड़ी घटी। एक तो 1975 में जो इमरजेंसी आई है, तो संघ पर फिर से प्रतिबंध लगाया। तो बाला साहब देवरस अभी तक संघ को अधिकांश दल अछूत की तरह व्यवहार करते थे, मैं सख्त शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, कड़वा सच है। अन्य दल संघ से दूरी रखते थे। लेकिन 75 में ऐसी स्थिति आई कि जो जेपी जयप्रकाश नारायण 1948 में जब गांधी की हत्या हुई थी, तो संघ के कार्यालय में आग लगाने के लिए दौड़ गए थे। ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जेपी 1948 में गांधी की हत्या के बाद आग लगाने चले गए थे। वही जेपी 1975 में इतना बड़ा वैचारिक परिवर्तन हुआ कि उन्होंने ये कहा था कि संघ ही परिवर्तन ला सकता है समाज में। संघ ही वर्ग में आए थे, संघ के किसी, उनको बुलाया गया था, तो उनका वक्तव्य है कि संघ ही समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है, उसी जेपी ने कहा, जो 1948 में आग लगाने के लिए दौड़े थे। आप इसे कल्पना कर सकते हैं कितनी स्वीकार्यता बढ़ी थी 75 तक। 48 में वही आदमी लीडर आग लगाने जा रहा है और 75 में वो कह रहा है कि समाज में, भारत के समाज में सिर्फ संघ ही परिवर्तन ला सकता है। ये बड़ा परिवर्तन था। सभी दलों, चूंकि इमरजेंसी में अंडरग्राउंड रख करके संघ ने के स्वयंसेवकों ने कार्य किया। बाला साहब देवरस तो जेल में थे, अन्य बड़े प्रचारक भी जेल में थे, स्वयंसेवकों को कोई जानता था नहीं, तो उन्होंने सक्रिय रहकर सफलतापूर्वक काम किया। और 77 में चुनाव के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो मैं मानता हूं कि पहली बार संघ का प्रचारक सीधे सत्ता में आया। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भूल जाइए, 1947-48 में जो मंत्रिमंडल में थे,
क्योंकि उन्होंने रिजाइन किया। उस समय संघ से उनका संपर्क नहीं था, वो हिंदू महासभा के लीडर थे, संघ से संपर्क भी नहीं था। संघ से संपर्क उन्होंने 1952 में रखा, गुरुजी से मिले, और जनसंघ का जब राष्ट्रीय स्वरूप बना तो उस समय जुड़े। तो 1977 में पहली बार संघ के प्रचारक सरकार में आए। तो ये यात्रा है संघ की। 80 में फिर भाजपा के रूप में ये वर्तमान पार्टी आ गई 6 अप्रैल 80 को। उन परिस्थितियों में डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर महत्वपूर्ण घटना है 1992 में, वो एक 90 से लेकर के जो आडवाणी जी का अयोध्या यात्रा शुरू हुई, अयोध्या के लिए कार सेवा के लिए यात्रा शुरू की थी, राम मंदिर आंदोलन वाला, वो एक बड़ा मूवमेंट था। वो संघ द्वारा, मैं मानता हूं कि प्रेरित, संघ द्वारा प्रेरित और संघ के सपोर्ट से था, क्लियर कट सपोर्ट से था। स्वीकार भी करते हैं संघ के लोग, ये हमारा उसमें क्लियर सपोर्ट था। तो था 6 दिसंबर वाली घटना के बाद तो बहुत सारा हुआ, उस पर मनी जाता, प्रतिबंध भी लगा। तो बाला साहब देवरस के पीरियड में 2 बार प्रतिबंध लगा है। एक तो 75 की इमरजेंसी, और फिर राम मंदिर वाला जो मैटर हुआ था, वहाँ बाबरी कांड हुआ था, उससे 2 बार प्रतिबंध हुआ है। तो बाला साहब देवरस का जो 21 साल का पीरियड था, तो परेशानियां आई संघ के लिए, और साथ साथ संघ का अन्य राजनीतिक दलों, अन्य संगठनों के साथ संपर्क बढ़ा, जीवंत संपर्क बढ़ा। संघ के प्रचारक उन दलों से के संबंध में रहे, संपर्क में रहे और सत्ता में रहे। फिर आया रज्जू भैया। रज्जू भैया का पीरियड है 1994 से 2000। तो 1994 रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह प्रयाग यूनिवर्सिटी के थे और बड़े विद्वान व्यक्ति, बायोफिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर होमी भाभा और विक्रम साराभाई, इन लोगों ने इनको आमंत्रित किया था। जीनियस व्यक्ति, वो संघ के सरसंचालक बने। उनके पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण घटना पर जाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। उनके पीरियड में बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, मतलब अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। जब रज्जू भैया से उनके कुछ नज़दीकी लोगों ने पूछा था कि आपने यह जानते हुए भी कि भाजपा के साथ वाजपेयी जी के पास बहुमत नहीं है, फिर भी सरकार क्यों बनने दिया, क्यों बनवाया? उन्हें बताओ, 50 साल से ये पार्टी काम कर रही है, ये हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी काम कर रही है, वाजपेयी प्रचारक है, और अब नहीं तो कब। और एक बार अगर बन जाएंगे तो हमें ये आत्मविश्वास आएगा कि हम बना सकते हैं। वाजपेयी जी एक बार 13 दिन की, फिर 13 महीने की, फिर 5 साल की सरकार बनी। ये प्रयोग था कि रज्जू भैया के पीरियड में। इस प्रयोग को आप किसी रूप में लेंगे, लेकिन एक आगे गया, मूवमेंट आगे गया, मैं मानता हूँ। वृद्धि आई, शक्ति में बढ़ोतरी हुई। और सुदर्शन 2000, जो के.एस. सुदर्शन 2000 से 2009 तक, मार्च 2000 से मार्च 2009 तक सुदर्शन जी रहे। सुदर्शन जी के पीरियड में जो एक बड़ा परिवर्तन मैं देखता हूँ वो ये था, जबकि गुरुजी का सुदर्शन के पीरियड में मैं वैचारिक रूप से मैं मानता हूँ शिफ्टिंग है। गुरुजी का बंच ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लोग पीछे छोड़ाए हैं। उनका जो बंच ऑफ थॉट है उसमें बहुत कुछ पीछे छोड़ा है लोग। 2002 में के सुदर्शन ने ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के गठन में सहयोग किया। उनकी प्रेरणा से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गठन हुआ और एक तरह से उन्होंने मुस्लिमों को संघ के करीब लाने का प्रयास किया। आप जो देखते हैं ये बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ता बहुत एग्रेसिव होकर के इस्लाम पर, मुस्लिम आंदोलन पर, उनके जिहाद के विरुद्ध बोलते रहते हैं। कई बार आश्चर्य होता होगा कि ये कैसे करते हैं। ये सब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कुछ नहीं, संघ का एक अनुसांगिक संगठन है। कई बार मैं शुरू में सोचता था ये सब अगर इतने विरोधी हैं इस्लाम के, छोड़ के नहीं देते, तो बड़ी रणनीति के साथ उनको रखा गया कि उसमें रहकर उनकी अच्छे से कब्र खोदो। बहुत रणनीति के साथ रखा गया। ये आप उसमें रहिए, उनको समझाइए, उनका ब्रेन वॉश कीजिए, गलत मार्ग पर है। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में हमारे मुस्लिम भाई जो जागृत राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से समझिए राष्ट्रवादी मुस्लिम, राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रवादी मुस्लिमों का संगठन है।
और संघ राष्ट्रवादी है, तो राष्ट्रवादी जो मुस्लिम है अब उनको सीधे संघ में ले लेते, तब तो मुस्लिम आंदोलन वाले उनको सीधे अछूत बना देते, तो उनका अलग विंग रखा, तुम वहां अगर काम करो। ये सुदर्शन जी का बहुत क्रांतिकारी प्रयोग है, मैं मानता हूँ। ये सुदर्शन जी का, माननीय पूजनीय सुदर्शन जी का ये बहुत क्रांतिकारी प्रयोग है। फिर 2009 में स्वास्थ्य संबंधी, यद्यपि सुदर्शन जी ठीक थे और बहुत अस्वस्थ नहीं थे, जैसे कि देवरस जी अस्वस्थ थे, व्हील चेयर पर आ गए थे जब उन्होंने प्रोफेसर रज्जू भैया को दिया था, और उसी तरह रज्जू भैया भी अस्वस्थ थे 2000 में। लेकिन के सुदर्शन बहुत ठीक थे उस समय, और बोलने वोलने में भी बहुत बढ़िया बोलते थे। फिर भी उन्होंने सरसंघचालक पद छोड़ा और वर्तमान अपने पूजनीय मोहन भागवत जी को उनको सरसंघचालक बनाया गया। इनका जो पीरियड है 2009 से, इनके पीरियड में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, बहुत शुभ और बहुत ही देखा जा सकारात्मक, बड़ी मतलब संघ की शक्ति बहुत बड़ी है। 2014 में भाजपा ने पूरा संपूर्ण बहुमत, शायद 282 कितनी सीट पा करके मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके बाद जो उनका कार्य है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, सब चूँकि वर्तमान का है सब जानते हैं। लेकिन संघ ने नया मोड़ लिया, देखा जा सकता, बहुत क्रांतिकारी मोड़ लिया। संघ अभी तक विस्तार पर ध्यान दे रहा था, सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दे रहा था, संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रहा था। संघ का जो टारगेट था वो कोने कोने में पहुंचना था, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचना था, विस्तार करना था, जागरण था। लेकिन अब समाज परिवर्तन के लिए सेवा कार्य था। संघ ने सेवा कार्य को भी शुरू से रखा। संघ में सेवा कार्य भी पैरेलल चलता रहा। संघ के अनुसांगिक संगठन सेवा कार्य के लिए बनाया गया, उसके पीछे ये तक सेवा कार्यों के माध्यम से उन तक पहुंचेंगे, उनसे जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर मोहन भागवत के पीरियड में पंच परिवर्तन लाया। ये पंच परिवर्तन, इसका एकमात्र उद्देश्य समाज में क्रांति लाना, वैचारिक क्रांति लाना, लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना, राष्ट्रवादी चेतना का विकास करना, जैसे कुटुंब प्रबोधन है, लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना उद्देश्य है। परिवारों में संस्कार बनाना, हिंदुत्व से पूरी तरह जोड़ना, उसी तरह नागरिक अनुशासन है, एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास है उसके पीछे, और कुछ नहीं है। पर्यावरण है, प्रकृति के प्रति स्नेह, संरक्षण और वृक्षारोपण, ये सब चीजें हैं उसमें। और आपका सामाजिक समरसता, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं मानता हूँ सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक समरसता। उसके पीछे हिंदुओं में ये जो भेदभाव वाली स्थिति आज भी है, और जिसके कारण अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, एक दूसरे के विरुद्ध भी खड़े हैं। ईमानदारी से देखा है तो बहुत सारे वर्ग जो पॉलिटिकल विंग्स हैं, उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर रखा अपने स्वार्थों के कारण। तो सामाजिक समरसता एक ऐसी क्रांति है जो पूरी तरह उतर आने पर, मैं मानता हूँ वैचारिक परिवर्तन हो जाने पर, हिंदू समाज पूर्णतया 100% संगठित हो जाएगा। ये उनका स्वप्न था और ये पूर्ण होते दिख रहा है। मैं मानता हूँ बहुत प्रगति हुई है। तो ये पंच परिवर्तन समाज में आज ये कार्य चल रहा है। तो आज की डेट में तो संघ 100 वर्ष की अपनी यात्रा में मैं मानता हूं कि शून्य से शिखर पर पहुंचा है। 10-15 लोगों को लेकर यात्रा शुरू की थी नागपुर में अपने घर से डॉक्टर हेडगेवार जी ने। आज करोड़ों लोग हैं संघ से जुड़े हुए, समर्पित लोग हैं। तो ये संघ की यात्रा है और मैं मानता हूं कि संघ आज की स्थिति में हिंदुओं का संरक्षक, हिंदुत्व का संरक्षक, सनातन का संरक्षक और राष्ट्र का संरक्षक है। जय हिंद, जय भारत।